हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम आज करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकेंड लेक्चर, मतलब जितना हमने कल पढ़ लिया है उसके आगे। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स सिलेबस में नहीं है, मैं दोबारा से बता दे रही हूँ। आज भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, बट जब आप उनको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कैसे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इनका कनेक्शन आगे वाले टॉपिक्स में डेफिनेटली है। ठीक है, हमने पढ़े थे मॉडल्स, है ना। हमने स्टार्टिंग में डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके रिगार्डिंग पढ़ा। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस कैसे आया, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई रदरफोर्ड मॉडल के थ्रू। फिर हमने किया था आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सारी चीज़ें की, उनके न्यूमेरिकल्स किए थे, एटॉमिक मास नंबर किया था। ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट क्या है कि देखिए, जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, रदरफोर्ड मॉडल, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम को लेके है, लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम। मैं आपको लेटर स्टेज पे बताऊंगी, अभी आएगा कि स्पेक्ट्रम है क्या चीज़। बट स्पेक्ट्रम में एक चीज़ है कि लाइट का रोल है, लाइट का यूज़ होता है। तो अगर आपको स्पेक्ट्रम की मतलब प्रॉपर्टीज़ या क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो उसके बारे में, लाइट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और रदरफोर्ड मॉडल आपका जो भी था वो एक्सप्लेन बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया, लेकिन बाद में आपकी कुछ थ्योरीज आई जिन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिसमें कि लाइट का रोल है। तो उसमें सबसे पहले जो आपकी थ्योरी आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें इस थ्योरी में रेडिएशंस की ही बात होगी। इसके बाद एक और थ्योरी आएगी, ठीक है। बट जैसे जैसे हम एक्चुअली मॉडल की बात कर रहे हैं, आपको पता है हम प्रेजेंटली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, बट बोहर मॉडल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि सबसे पहला मॉडल जो परफेक्टली कैरी किया गया या आज तक फॉलो भी किया जाता है बहुत चीज़ों में, वो बोहर मॉडल ही था। ठीक है, तो उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं, देन ग्रेजुअली हम आगे फर्दर थ्योरीज पे मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। किसने दी थी? ये मैक्सवेल ने दी थी 1864 में। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी थ्योरी किसने दी। ईयर बेशक नहीं याद रहे चलेगा, बट साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। अब इसके नाम से देखिए आपको पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इसमें रोल है। और दूसरा क्या है, यहाँ वेव की बात हो रही है। आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ वेव की बात क्यों हो रही है, क्या चीज़ है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, या आप ये कह सकते हैं जो इसके पोस्टुलेट्स हैं थ्योरी के, वो डिस्कस करते हैं। क्या कहती है थ्योरी? एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in the form of radiations called as radiant energy। कि पहली बात है, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली निकल रही है, टुकड़ों में नहीं निकल रही, किसी भी सोर्स से कॉन्टिन्यूसली निकल रही है। और किस फॉर्म में निकल रही है? रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, जिसको आप कहते हो रेडिएंट एनर्जी। ठीक, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आ गई ना बात यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली, कि रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऑसिलेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको तीन एक्सिस पता है ना, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस हम करते हैं ना। एक एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ली, एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरी पे है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। तो तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। यहां से हमें यही पता है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस में आप एक एक्स एक्सिस लेते हो, एक वाई लेते हो, एक जेड लेते हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट। जैसे सपोज करो कोई क्यूबिकल रूम है, उसका आप एक कोना ले लो, वो तीन एक्सिस हो जाएंगे ना, एक्स वाई जेड। उसी तरह से तो रेडिएशंस आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें दोनों प्रेजेंट हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट के बेसिस पे नाम दिया गया रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दूसरा, ये वेव की फॉर्म में थी, जैसे कि आपको नाम देख के पता लग रहा है थ्योरी के नाम से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से ये जानी गई। ये चीज काफी फेमस है, ईएम वेव्स भी कहते हैं, ईएम रेडिएशंस या ईएम वेव्स। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं ऐसे। ठीक है, इनफैक्ट एमसीक्यूज में, एग्जाम में जरूर आता है, आता है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएशंस पोजेस वेव कैरेक्टर। ये हम पढ़ चुके हैं, वेव नेचर है उन रेडिएशंस का। एंड दे ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो आपकी लाइट की वेलोसिटी है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से ये रेडिएशंस भी मूव करती हैं। ठीक है, वेव की फॉर्म में मूव करती हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन।
अब इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए सन की रेज हमारे तक पहुंच रही हैं, वो नॉर्मली आ रही है ना, वो कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, ठीक है, वो सिंपल नॉन मटेरियल मीडियम है जिसमें आपकी लाइट प्रोपोगेट करते हुए यहाँ तक आ रही है। सन की रेज लाइट ही है हमारे तक जो पहुंच रही है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, जैसे आपने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वही सेम इन रेडिएशंस की वेलोसिटी है, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आ रही है इन रेडिएशंस की, कि इनको भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेट करने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक, ये मेन पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। मेनली इस पॉइंट के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम दिया गया। ठीक है, जैसा कि आपको थ्योरी के नाम से पता लग रहा है। अब इसके बाद क्या आया, यहाँ पे हम पूरे में ओवरऑल लाइट के वेव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वेव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारी वेव की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्रेस्ट, ट्रो, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वेव और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड हमारे कुछ रिलेशंस हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। ठीक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि जो रिलेशंस आपके वेव के आएंगे, एनर्जी के आएंगे, वो आपके आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह यूज होंगे। ठीक है ना, तभी मैंने कहा कि ये बेसिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ। लेकिन इससे पहले देखिए एक डायग्राम, यहाँ मैंने वेव बनाई हुई है, दो आपके इस तरह से मतलब हम्प दिख रहे हैं आपको। वेव तो आपको वेव ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो फिजिक्स में, 9th-10th में आपको ये पता होता है कि वेव कैसी दिखती है। तो यहाँ मैंने ये वेव ड्रॉ की हुई है। ये जो आपकी लाइन है मेन एक्सिस है, यानी कि उसके ऊपर जो होते हैं जितने, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, उसके नीचे के लिए ट्रफ। ठीक, दूसरी बात ये है कि क्रेस्ट ट्रफ क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि जितने आपकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लैम्डा, एम्पलीट्यूड, वो सब इसी पे बेस्ड है। इस फिगर को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्या है, वेव लेंथ, यानी वेव की लेंथ कितनी होगी, इसको आप डिनोट करते हो लैम्डा से, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक, क्लियर। अब यहां देखिए मैंने यहाँ लैम्डा शो किया हुआ है, यहां से लेके यहां तक, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट हो या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ हो। ठीक, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रो, उसके बीच का डिस्टेंस आपका लैम्डा कहलाता है। जैसे ये 2 क्रेस्ट मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, तो सेंटर वाली जो इसकी लाइन होती है, यानी जो हाइट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, वहां से आप चेक करते हो। ऐसे ही दूसरा आपका जो ट्रो होगा उसके साथ, या फिर एक पूरी वेव यहां से लेके यहां तक का, दैट इज ऑल्सो लैम्डा। ठीक है, यानी एक क्रेस्ट से लेके एक ट्रो तक जो आपका पूरा डिस्टेंस है वो। क्लियर हो गया। तो यानी कि यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये भी वेवलेंथ हुई आपकी। सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रो इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। क्लियर। यूनिट इसकी क्या है, मैक्सिमम देखिए यूनिट यूज होती है आंगस्ट्रम। 1 आंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर, या फिर यूज होती है नैनोमीटर या पिकोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर, पिकोमीटर मतलब पीसी लिख दिया, सॉरी, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, वेवलेंथ उसकी डेफिनेशन हो गई, किससे डिनोट करते हैं वो पता लग गया, और यूनिट। देन आपकी है अगली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे आप डिनोट करते हो, इस साइन से। ठीक है, वी नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड जैसा है, इसको हम बोलते हैं न्यू। क्लियर है, न्यू बोलते ऐसा है, सिंबल इसका ये है। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर जा रही हैं वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये एक्चुअली इसकी डेफिनेशन मैंने इसलिए नहीं लिखी, वहां फिगर में ऑलरेडी दिख रहा है तो क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि हम उसमें शो नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड की बात आ रही है। ठीक है, एक तो इसकी यूनिट यहीं से देख के पता चल रही है, यहां लिख देती हूं मैं यूनिट्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड है ना, इसका मतलब सेकेंड इनवर्स होगी। या फिर आपकी यूज होती है इसकी यूनिट हर्ट्स, HERTZ। ठीक है, HERTZ ये इसकी यूनिट है, और 1 हर्ट्स आपके होते हैं इज इक्वल टू 1 साइकिल्स पर सेकेंड। तो इसकी कितनी तरह की यूनिट हो गई,
हर्ट्स, साइकिल पर सेकेंड, और तीसरी क्या हुई सेकेंड इनवर्स। क्लियर। देन उसके बाद अगला आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ सी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी सिंपल, जैसे आपका क्या होता है, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, सेम वही चीज़ है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है एक अमाउंट ऑफ टाइम में। वेलोसिटी आपकी डेफिनेशन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। डिनोट आप उसको सी से करोगे, यूनिट भी आपकी सेम है, क्या, मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये अभी हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। ये इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज, ऐसे ही 2-3 प्रॉपर्टीज इसकी और हैं, वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे ये क्या आपको दिख रही है, एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड है, वेव नंबर है, वो कवर कर लेते हैं, फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, जो यहाँ आपको ए दिख रहा था ना, वही एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आप ए से डिनोट करते हो। क्या है ये एक्चुअली, यहाँ देखिए मैंने दोनों जगह शो कर रखा है। तो हाइट है क्रेस्ट की, डेप्थ है ट्रो की, मतलब क्रेस्ट कितना ऊंचा है और ट्रो कितना नीचे है, दैट इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड। तो आपको देखने से पता लग रहा होगा इसका यूनिट क्या होगी, कोई लेंथ की यूनिट, यानी सेंटीमीटर। क्लियर। मोस्टली वैसे आपको हो सकता है कि श्योर वैल्यू में भी दियो, बट मोस्टली सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। कई बार ऐसा होता है यूनिट्स चेंज करके दे दी जाती हैं, बट जिसमें यूजुअली ऑब्जर्व की जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिट इसकी सेंटीमीटर है। देन अगला है आपका वेव नंबर, वेव का नंबर। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ आपका हो जाएगा वेव नंबर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, न्यू बार। आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी का साइन न्यू था ना, उसके ऊपर जब बार लगा दो, एक डैश लगा दो, डैश को हम बोलते हैं बार, तो वो न्यू बार बन जाएगा एंड वो सिंबल है वेव नंबर का। अब इसका एक रिलेशन है किसके साथ, लैम्डा के साथ, जो आपको याद रखना है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्लियर। रेसिप्रोकल यानी उल्टा है वेवलेंथ का। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ और रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का। ये 2 चीज याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट है पीरियड। टाइम, पीरियड का मतलब ये कि टाइम ना, ये आप डिनोट करते हो इससे, टॉ बोलते हैं इसको। ठीक, TAU। ये अलग अलग एक्चुअली सिंबल्स हैं। देखो बहुत चीज़ों के सिंबल्स आते जाएंगे, पढ़ते जाओगे, आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी। तो इन सब सिंबल्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि किसको साई बोलते हैं, किसको फाई बोलते हैं, क्योंकि जब रिपीटेड मैनर में बोला जाता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे कौन सा सिंबल है। ठीक, इसीलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ के साथ कि किसको क्या बोलते हैं। पीरियड का मतलब क्या है, टाइम से रिलेटेड है। सो टाइम टेकन फॉर 1 वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट से अगर एक वेव को पास करने में जितना टाइम लग रहा है वो है उसका पीरियड। नाम से पता लग रहा है इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड्स को लेके नेचुरली, क्योंकि आपको टाइम की आप बात कर रहे हो तो इसकी यूनिट हो गई सेकंड। इसकी यूनिट रह गई थी वेव नंबर की। वेव नंबर की यूनिट यहाँ से देखिए आपको पता लग रहा होगा, सेंटीमीटर इनवर्स है ना, या नैनोमीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स, इस तरह की जो भी आपकी लेंथ की यूनिट है इनवर्स में आ जाएगी वो। क्लियर। ये आपकी इसकी यूनिट हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई, और ये सेकंड इसकी यूनिट हो गई पीरियड की। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। और एक चीज़ और, जैसे हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, है ना, हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ऐसी बहुत सारी वेव्स हैं, उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर सकते हो। वो जब इस तरह से अरेंज होती हैं तो एक बनता है स्पेक्ट्रम। उसमें बहुत सारी रेडिएशंस हैं, उसमें वो आपका विजिबल रेंज भी है, जो आपको रेनबो में कलर दिखता है, 7 कलर्स, विबग्योर जिसको आप बोलते हो, या आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th में। उसके अलावा UV रेज, IR रेज, है ना, इस तरह की बहुत सारी रेज हैं, गामा रेज, कुछ के आपने नाम सुने होंगे, कुछ के आपने सुने भी नहीं होंगे। तो उन सारी वेव्स की एनर्जी को आप अगर एक सीक्वेंस में लगाते हो, ठीक है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या वेवलेंथ कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो, जब आप उसको अरेंज करते हो वो आपका एक स्पेक्ट्रम बनता है सारी रेडिएशंस का। तो पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसी में से 2 रिलेशन निकल के आए हैं। एक तो देखिए ये मिस हो गया था, पीरियड का रिलेशन इनवर्स है फ्रीक्वेंसी का। वेव नंबर किसका इनवर्स था, लैम्डा का, यानी कि वेवलेंथ का। पीरियड आपका इनवर्स है फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू का। ठीक, और दूसरा ये रिलेशन वेलोसिटी सी से इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि म्यू इंटू लैम्डा। यहां से देखिए क्या पता लग रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी
ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ घटेगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये चीज़ बहुत याद रखने वाली है क्योंकि ये सब जगह काम आती है, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है कि पूरा आपका एक पैटर्न जैसा है जो आपको सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मिला के मिलता है, ठीक है। अगर आप सबको कंसीडर कर लेते हो, क्या है एक्चुअली, जितनी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं अगर आप उनको अरेंज कर दोगे एक प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है। कैसा ऑर्डर, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने कहा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में जब आप उन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हो, देन दैट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या EM स्पेक्ट्रम। क्लियर है? मैं रिपीट कर दे रही हूं, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जब आप उनको एक पैटर्न में अरेंज करते हो, कैसे पैटर्न में, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब आप उनको अरेंज करते हो तो आपको एक पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, वही स्पेक्ट्रम आपका कहलाता है EM स्पेक्ट्रम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कई जगह यूज होगा। क्लियर? देन मैंने आपको स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया हुआ, बनाया हुआ है आपको एक्चुअली कॉस्मिक रेज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में मैंने बनाया है, ठीक। कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि UV रेज, फिर विजिबल रेंज जिसमें आपका आ जाएगा विबग्योर, ठीक है, वो अभी मैं डिटेल में फिर बताऊंगी। देन IR रेज यानी इंफ्रारेड रेज, फिर माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। अब ये तो थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो यानी इसकी वेवलेंथ, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ठीक। तो ये आपको पूरा स्पेक्ट्रम याद रखना है, किसकी वेव, पहले तो ये सीक्वेंस में ही याद होना चाहिए। मोर ओवर आपको ये पता होना चाहिए किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि कंपैरेटिव पूछा जाता है, ठीक है। अब विजिबल की अगर बात करें, विजिबल की एक रेंज है, वो रेंज आपको याद रखनी है, वैल्यू 380 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। ये कई बार MCQs में पूछ लिया जाता है क्या रेंज है, विजिबल रेंज जो है विजिबल लाइट की वो क्या रेंज है। इस विजिबल में क्या आ जाएगा, विबग्योर। ये आप पहले करते आ रहे हो, जो आपका रेनबो का कलर है, मतलब रेनबो में आपके जितने कलर्स होते हैं वही है। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ठीक। अब एक चीज यहाँ और ध्यान देनी है, ये इसी सीक्वेंस में आप चल रहे थे ना, तो विजिबल का भी जो सीक्वेंस है वो यही आएगा। 380 से आप 760 की तरफ मूव कर रहे हो, तो क्या याद रखना है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। और अगर रिवर्स देख ले, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ठीक। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें MCQs के फॉर्म में भी कई तरह से आते हैं, कहीं ना कहीं कोरिलेट करके हमें यूज़ करना होता है, या फिर न्यूमेरिकल्स में तो आते ही आते हैं, ठीक। और न्यूमेरिकल्स में भी, खाली इसी के न्यूमेरिकल्स में नहीं, आगे भी बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक। अब इस सारे टॉपिक के हम करेंगे, जो हमने वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उससे रिलेटेड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो क्या है हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी है और वेवलेंथ दी हुई है, साथ में नाम बता दिया येलो रेडिएशंस, उसका कोई रोल नहीं है, वो जस्ट ये वैसे ही क्वेश्चन की फॉर्म में है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, येलो रेडिएशंस दे रखी है तो उसका क्या करना है, हमें सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, देखिए गिवन है हमें वेवलेंथ, लैम्डा हमें गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में आप कैलकुलेट नहीं करते हो, आप यूजुअली या तो यूनिट सेंटीमीटर रखते हो या मीटर रखते हो, ठीक है। हमने मीटर ही रखी, चलिए कोई बात नहीं। देन उसके बाद पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर, यानी कि ये वेव नंबर क्या होता है, हमें रिलेशन पता है 1/λ, तो हम क्या करेंगे 1/5800 इंटू 10⁻⁻10, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके हमारा आ गया 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर। ये आपका आ गया वेव नंबर, ठीक है। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है हमें, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन था, C इज इक्वल टू ये रिलेशन था ना,
आपको क्या क्या गिवन है, वेवलेंथ, सी गिवन नहीं है बट सी की वैल्यू आपको हमेशा पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसको हम अगर सी बाय लैम्डा कर लें, ऐसे हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी निकालना है सी बाय लैम्डा, यही हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आपने डिवाइड किया किससे, लैम्डा की वैल्यू से। लैम्डा की वैल्यू थी 5800 × 10⁻, कितना था, -10 मीटर, ठीक है। अब मीटर से आपको ये मीटर से मीटर यूनिट कट जाएगी है ना, क्या यूनिट आ जाएगी, खाली सेकेंड। तो आपकी तभी सेकेंड इनवर्स, सॉरी, तभी आपकी यूनिट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। इसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाएगी 5.17 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। वैसे भी आपको पता है फ्रीक्वेंसी हमारी सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स में होती है। यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हो, जब दिखा ही रहे हो मीटर पर सेकेंड मीटर, तो सेकेंड इनवर्स आपको यूनिट लिखनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से देखिए आपको कई बार क्वेश्चन पूछा होता है और साथ में एक चीज़ और पूछी होती है कि जो आपको कैलकुलेट करके आया वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करेगी या किस पार्ट से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो कई बार तो आपकी विजिबल रेंज में आ जाती है वैल्यू, वहाँ तो आप बता सकते हैं विजिबल रेंज, बाकी सबकी वैल्यूज आपको नहीं पता है, बट कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होता है। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है माइक्रोवेव रिलेटेड, है ना, माइक्रोवेव जो आप घर में यूज करते हो, तो डेफिनेटली उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रेस कहाँ लाई करेगी, तो आपका आंसर आएगा माइक्रोवेव। या रेडियो स्टेशन की बात आ रही है, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है रेडियो स्टेशन रिलेटेड, तो वहाँ आपके क्या चीज़ आएगी, रेडियो वेव्स, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेडियो वेव्स वाले पार्ट में आपकी वो वेव्स लाई करेगी। तो ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और एक चीज़ और आती है, जैसे आपको विजिबल रेंज लैम्डा में बताई है ना मैंने 380 से 760 नैनोमीटर, तो कई बार ये आता है कन्वर्ट करो इस रेंज को, ये तो था आपकी लैम्डा में, कन्वर्ट करो इस रेंज को फ्रीक्वेंसी में, तो आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालनी होती है फॉर विजिबल रीजन। जस्ट यही वाला रिलेशन आपने लगाना है एंड कैलकुलेट कर लेना है ना। लैम्डा का यूज करोगे, फ्रीक्वेंसी देखो निकल रही है ना, यहाँ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वहां पे भी यही करना है, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बस रेंज निकालनी है। एक बार आपको 380 वाली की, एक बार आपको 760 वाली की। या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन में रेंज 380 760 ना दिया हो, 3800 7600 इस तरह से दिया हो, आंगस्ट्रम साथ में दिया हो, तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। इसीलिए मैंने आपको विजिबल रेंज बता दी थी, क्योंकि कई बार वैल्यू ही नहीं दी होती है, जस्ट ये कहा जाता है विजिबल रेंज आपकी जो वेवलेंथ की रेंज है उसको कन्वर्ट करो आप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपने जस्ट कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही और क्वेश्चन ले रही हूँ और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ रेडिएशंस हैविंग फ्रीक्वेंसी। अभी हमने क्या किया था, वेव नंबर कैलकुलेट किया था लैम्डा से। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए बेसिकली है कुछ नहीं, जो आपने 4-5 रिलेशंस किए हैं ना, लैम्डा हो गया, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, पीरियड, ठीक है, वेलोसिटी, इन्हीं सब का यूज करते हुए क्वेश्चंस में आंसर निकलना है। तो वेव नंबर क्या है हमारा 1/λ, और लैम्डा को अगर आप रिप्लेस करो तो क्या आ जाएगा, ये देखिए C = μ × लैम्डा, यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा C/μ। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा आपका C/μ है तो 1/λ μ/c, ठीक है। जैसे देखिए इसमें ना बच्चे कई बार जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, नहीं आता आप कोई बात नहीं, इस तरह से लिख लीजिए, यही होगा ना C/μ, लैम्डा ये है तो 1/λ μ/c। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, म्यू आपको गिवन है 4 × 10⁻14 हर्ट्स बोलो या सेकेंड इनवर्स एक ही बात है, ठीक। एंड देन वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर किस में आएगा, मीटर इनवर्स में। और आपको पता है यस, वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, लेंथ इनवर्स, जैसे सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है या मीटर इनवर्स। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाता है 1.33 × 10⁶ मीटर इनवर्स। क्लियर। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में ये चीज़ आती ही आती है इन सब टॉपिक्स पे बेस्ड, स्पेशली इसका तो रोल कहीं ना कहीं आता ही आता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि ये तो था आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये पूरी थ्योरी आपकी किस पे बेस्ड थी,
वेव नेचर पे, है ना। लाइट के वेव नेचर को हमने पूरा इसमें डिस्कस किया है। लेकिन ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन शायद ये हो सकता है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, है ना। तो उस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट पार्टिकल नेचर के हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो वो इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस। उसके बाद आपको इसी तरह हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी थ्योरी। देन एक चीज़ और है लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेशली रेफरेंस टू हाइड्रोजन को लेके। मैंने आपको कहा था स्पेक्ट्रम आगे आएगा, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम, तो वो भी हाइड्रोजन को लेके ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में पार्टिकल की बात होगी। जो आपकी इसकी लिमिटेशंस मैंने अभी डिस्कस की हैं, इसमें सब में लाइट के पार्टिकल नेचर को लेते हुए या उसको कंसीडर करते हुए आप सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करोगे, जो जितनी थ्योरीज आएंगी वो पढ़ोगे। सो लिमिटेशंस हो गई। अब पहले हम क्या करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपकी दूसरी थ्योरी आएगी जो कि पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करेगी, और वो थ्योरी है आपकी प्लैंक्स की, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहले करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड ग्राफ भी आता है। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम से क्लियर हो रहा है कि वो रेडिएशन जो कहाँ से एमिट हो रही है, ब्लैक बॉडी से। तो अब ये ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है, देखिए ब्लैक बॉडी मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर, ये याद रखना ज़रूरी है। परफेक्ट एब्जॉर्बर और नहीं एंड कहना चाहिए इनफैक्ट, एंड परफेक्ट रेडिएटर, मतलब कि एब्जॉर्ब और एमिट दोनों ही, एमिट कह लो या रेडिएट कह लो, दोनों ही ये क्या करेगा, हर तरह की फ्रीक्वेंसीज को, यानी जितने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, जितने टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स हैं, ब्लैक बॉडी वो सब तरह की फ्रीक्वेंसीज को एमिट भी कर सकती है एंड रेडिएट भी कर, एब्जॉर्ब भी कर सकती है, ठीक है। तो दोनों चीज करेगी, तभी हम क्या बोलेंगे उसको, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर। तो अगर जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो ब्लैक बॉडी से हो रही है तो हम उनको क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तो हो गई मेन जस्ट इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन कह लो या जो इसका पॉइंट है। बट मेन पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी सब्सटेंस को जिसका कोई अपना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको आप हीट करते हो। आपने कभी नोट किया होगा जब आप उसको जैसे जैसे हीट करते जाओगे उसका कलर चेंज होता जाता है, रेड होता है, फिर और हीट करोगे तो और मतलब येलो हो जाता है, फिर और ज़्यादा हीट करोगे ग्लो करने लग जाता है वो वाइट कलर एंड फर्दर ब्लू लाइट। तो ये कलर्स का चेंज क्यों आ रहा है, कलर्स का चेंज आना मतलब अगर आपको ध्यान हो, विबग्योर आपने किया ना, विजिबल कलर का मतलब क्या है, विजिबल रेंज का मतलब क्या था, जिसको हम अपनी आईज से देख सकते हैं। आईज से किसको देखेंगे, जो जिस कलरफुल हो, है ना। तो विजिबल रेंज की ही बात हो रही है जिसको हम देख सकते हैं। कलर आपका चेंज हो रहा था, देखिए मैंने आपको कहा ना, रेड, उसके बाद येलो, फिर ब्लू, इस तरह से चेंज होता जा रहा था, मतलब ये कम होता जा रहा है। क्या कम होता जा रहा है, या तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, वेवलेंथ में चेंजेस आ रहे हैं या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, तभी आपका कलर चेंज हो रहा है। बट अगर बात करें पिछली थ्योरी की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, वो क्या कहती थी कि आपकी जितनी भी एनर्जी रेडिएशंस हैं वो निकल जो रही होती हैं, कैसे हो रही होती है, कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। एनर्जी जो आपकी निकल रही थी, कॉन्टिन्यूसली निकल रही थी, उसका मतलब क्या है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। ये ध्यान से समझिएगा कि इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। इंटेंसिटी मतलब कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक, स्क्वायर ऑफ ए लिख देती हूं मैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ए एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बट इनडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी या लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रही वो रेडिएशंस, फिर तो जो हम हीट कर रहे हैं सब्सटेंस उसका कलर चेंज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ अगर इंडिपेंडेंट है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, तो कलर चेंज होने का मतलब क्या है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज होना। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और हमने वो पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्यों। उसका रीज़न क्या है? पार्टिकल नेचर। जब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आएगी ना पार्टिकल नेचर के लिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। अब एक ग्राफ आपका और आता है कि सपोज आप इंटेंसिटी को प्लॉट करो वेवलेंथ के साथ, लैम्डा के साथ, तो आपका इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी विद इंक्रीज इन वेवलेंथ एक बार इंक्रीज होती जाएगी, फिर एक स्टेज के बाद आप कह सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट आने के बाद डिक्रीज होती जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी या कुछ इस तरह की चीज जनरेट हो रही है, और दूसरा फोटो वर्ड का मतलब लाइट का यूज हो रहा है। ठीक है, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब कुछ रेडिएशंस आपकी किसी सरफेस ऑफ मेटल पे गिरती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? ग्रेटर दैन अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो अगर किसी सरफेस ऑफ मेटल को स्ट्राइक करेंगी तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं फ्रॉम दैट सरफेस ऑफ मेटल। ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल सी चीज़ है कि आपको सपोज करो सरफेस ऑफ मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? सरफेस ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं, यानी एटम होगा आपका, जो भी मेटल है उसका एटम होगा। एटम में सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस की फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है, तो आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, या जो लाइट गिरेगी उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कई सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, सबका क्या मतलब है? बेसिकली एनर्जी का मेन मोटिव है यहाँ पे, मतलब है यहाँ पे कि एनर्जी आपकी इतनी होनी चाहिए उस इंसिडेंट लाइट की कि वो जो फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच उससे ज़्यादा हो सके, है ना। तभी जब आप उतनी एनर्जी दोगे उस इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करेगा वो? उस फोर्स को काटते हुए, मतलब कि जो होल्ड कर रहा था न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, उसको ओवरकम कर पाएगा और इजेक्ट आउट हो पाएगा। बाहर निकलने के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। क्या करते थे हम आयनाइजेशन एनर्जी में? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हटाते थे ना एनर्जी दे के। वही सेम चीज़ है एक तरह से कि आपको एनर्जी इतनी देनी है कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ दे और बाहर निकल आए। फाइन, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो यही है। सो व्हेन रेडिएशंस विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट यहाँ दिया हुआ है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये नाम याद रखना है आपने, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन इसकी कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है, क्या होता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इसी का सिंबल है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का। Strike the surface of the metal, then electrons are ejected out from that surface of the metal. This phenomena is called as photoelectric effect, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ। ये लाइट गिरी इस पे, ठीक है, इंसिडेंट लाइट थी, क्लियर। ये हमारा है मेटल का सरफेस, और ये इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा। कब निकलेगा? जब हमारे पास थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट उतनी क्यों कही हुई है कि उससे क्या होगा? निकल सकेगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? जितनी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है ना। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो काइनेटिक एनर्जी उस पर किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, क्योंकि जितनी इंसिडेंट लाइट की आप एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो, कुछ तो वो बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करेगी, जो होल्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, और कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी। तो इसीलिए इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग। कुछ ग्राफ्स हैं वो इंपॉर्टेंट है जो हमें करने हैं ज़रूरी, कि आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी का क्या रोल है, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का क्या रोल है। तो अब हम करते हैं इसकी, आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज या इसकी डिटेल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि इसका कंक्लूजन क्या निकला है, इफेक्ट्स क्या हुए इसके। सो कुछ फैक्ट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग। क्या है वो फैक्ट्स? देखिए, पहला क्या है कि अभी हमने बात की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की, कि अगर जो इंसिडेंट लाइट गिर रही है उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट
उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, उससे ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, है ना। और अगर उससे कम होगी तो नहीं। तो पहला पॉइंट इसलिए क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन threshold, only when value of frequency, you can say value of frequency is greater than threshold frequency, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, है ना। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, क्योंकि अगर इससे कम होगा तब तो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी ही नहीं मिली है कि वो एटम से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा था न्यूक्लियस से, सॉरी एटम से न्यूक्लियस से, वो उन फोर्सेस को कट कर सके। एक तो उतनी एनर्जी चाहिए, उसके बाद थोड़ी और एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो सरफेस को छोड़ सके, मेटल के सरफेस को छोड़ सके। इजेक्ट आउट का मतलब यही है कि बाहर आ सके, इसीलिए ग्रेटर देन दैट फ्रीक्वेंसी चाहिएगा। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हम ये कह सकते हैं, जैसे अभी तो ये आपका नहीं आया है, क्या बोलते हैं, रिलेशन E इज इक्वल टू एच म्यू, क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगले जो हमने थ्योरी पढ़नी है उसमें आएगा। बट याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना। तो ये पैरेलली ही बात चल रही है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट आउट हुए हैं उनकी। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, अभी अभी मैंने कहा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। सो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी किसकी, इंसिडेंट लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और किस पे नहीं डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। ये लिखना चाहे पॉइंट तो आप लिख सकते हैं, बट अंडरस्टूड है। बट एंड दैट इट इज इनडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। कई बार पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी पे करेगी, ठीक। तीसरा पॉइंट कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डिपेंडेंट अपॉन, या इट विल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो यहां से हमें 2-3 पॉइंट्स कंसीडर किए हमने, क्या कि इंटेंसिटी का क्या रोल है, फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अच्छा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, अगर इसी को आप कह दो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन, वो उसके लिए वर्ड हो जाएगा वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। ये याद रखिएगा क्योंकि वर्क फंक्शन भी कई बार पूछ लिया जाता है। MCQs में आपको सपोज करो 4 ऑप्शन या सेंटेंसेस दिए हैं, पूछा जाए वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो वहां से आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड को वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। W0 से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमारे सामने आए। पहला वही सेम कि ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। दूसरा कि वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तीसरा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा। ये दोनों आपको बस ध्यान रखने वाली चीज़ है। और ध्यान रखने का एक ही तरीका है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ mv², यानी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी एक साथ चलेंगे और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, पैरेलली फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो आपको इससे याद रहेगा, आई होप ये पॉइंट आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि इसका बहुत रोल है। इस पे क्वेश्चंस ग्राफ्स काफ़ी आते हैं। अब इस पे हमें नेक्स्ट थ्योरी करनी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसमें इन दोनों इफेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो क्या कंसिडर करता था कि लाइट का वेव नेचर है ना। बट ये दोनों इफेक्ट्स क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पार्टिकल नेचर है लाइट का। तो इसीलिए दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी आई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वो दोनों हम उसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या होगी,
वहां पे वो ग्राफ्स आएंगे जिसकी कि मैं बात कर रही थी। ठीक, चलिए करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने, नाम से पता लग रहा है 1900 में दी थी। इसी थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया था आइंस्टीन ने 1905 में। ठीक है, अभी आपको इसमें इक्वेशंस आएंगी बीच में, आइंस्टीन इक्वेशन भी आएगी। तो क्या थी थ्योरी? सबसे पहले तो ये कि क्या बताती है, पार्टिकल नेचर ऑफ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। ठीक, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी करी, वो वेव नेचर बताती थी, और ये क्या बताएगी? पार्टिकल नेचर। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अब आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या कहा गया था कि आपकी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली। तो अब आपको यहाँ याद रखना है कि ये है डिसकॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो क्या आ गया आपका सबसे पहला पॉइंट? द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, दोनों ही हो सकता है ना, एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। दोनों के केस में एनर्जी का रोल तो आ ही रहा है। द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ, डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो नेचुरली छोटे छोटे पैकेट्स में आएगा, रुक रुक के आएगा, तो एक आप उसको कह सकते हो पैकेट ही बोल सकते हो। डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि अलग अलग पैकेट्स ऑफ एनर्जी आपको मिलेंगे, जिसकी फॉर्म में कि वो लाइट की आप, जिस रेडिएंट एनर्जी की आप जो बात कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है कि उस डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे क्या? दे आर कॉल्ड एज, साथ में लिख लेते हैं इसके, कॉल्ड एज क्वांटम। और अगर लाइट की बात करेंगे तो सेम यही वर्ड क्या बन जाएगा? फोटोन। मतलब वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, अगर आप उनको लाइट के केस में बात करो, इन केस ऑफ लाइट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आपके लिए सही हो जाएगा। इन केस ऑफ लाइट, अगर आप लाइट के लिए बात करो तो सेम पैकेट्स ऑफ एनर्जी को आप क्या कहोगे? फोटोन। ये है इसका पहला पॉइंट। दोबारा कर लेते हैं कि रेडिएंट एनर्जी जो एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों केस में कैसे होगी? डिसकॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। तो जो वो रुक रुक के आ रही है उसमें एक बार में जो आ रहा है दैट इज डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम कहते हैं क्वांटम, या मल्टीपल होगा तो क्वांटा बोल देते हैं। ठीक है, और अगर लाइट के केस में आप बात करोगे तो फोटोन। ठीक, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये जो एनर्जी आप रेडिएंट एनर्जी जिसकी बात कर रहे हो, ये डिपेंडेंट है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? E इक्वल टू एच म्यू। यही है आपकी, क्या है ये जो H दिख रहा है आपको, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक, -34। और यूनिट अगर आप देखना चाहे तो क्या होगा? ई, म्यू को आप नीचे ले आओगे, ई की यूनिट क्या होगी? जूल, है ना। और म्यू की यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स सपोज करो, देखो यहाँ मैं करके दिखाती हूँ आपको, ई बाय म्यू। यूनिट एक्चुअली क्या होता है, या तो डायरेक्ट याद रहे, अगर नहीं याद रहती है तो आप डिराइव कर सकते हैं, जूल और इसका सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड। ठीक है, इसलिए इसकी यूनिट ये आ गई। ये वैल्यू याद रखना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या कहती है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पे, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? अगर आप इस पॉइंट को देखें, यही सेम पॉइंट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आ रहा था ना, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे, राइट। और टोटल एनर्जी फिर किस पे डिपेंड करेगी? E इज इक्वल टू NH म्यू। ऑब्वियसली n मतलब जितने नंबर होंगे उसके हिसाब से। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। ये थे इसके मेन पॉइंट्स। अब इसमें एक चीज और आती है, एक वर्ड आता है वन आइंस्टीन। वन आइंस्टीन क्या होता है? जो भी ये एनर्जी की आप बात कर रहे हो, अगर ये आप 1 मोल के लिए कंसीडर करो तो वो बन जाता है 1 आइंस्टीन। दैट्स इट। 1 मोल पैकेट ऑफ एनर्जी, 1 मोल ऑफ क्वांटम आप कहोगे कि एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ क्वांटम, दैट इज 1 आइंस्टीन। ठीक, ये हो गया बेसिक आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। अब हम क्या करेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। 1 आइंस्टीन का अच्छा फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, 1 आइंस्टीन मैंने क्या कहा?
एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ क्वांटा। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा N0H/μ। N0 आपका एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इन केस अगर कभी न्यूमेरिकल में आपका ये आ जाए 1 आइंस्टीन तो आपको क्लियर हो। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बाय दिस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या हो रहा था, हमने क्या कहा था कि किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो जैसे जैसे हीट करते जाएंगे उसका कलर चेंज होता जा रहा है। कलर चेंज हो रहा है मतलब हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, कलर चेंज हो रहा था मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी मतलब एनर्जी की बात आ गई। तो जैसे जैसे आपका वो सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाता है, स्टार्टिंग में क्या होगा कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वाइब्रेशन में आया, थोड़ी और एनर्जी की एब्जॉर्ब की, इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता जा रहा है तो रेडिएशंस एमिट करता है ऑफ हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी। और कलर चेंज आपका कैसे होने लग जाता है, रेड हुआ, फिर येलो हुआ, है ना, फिर देन फर्दर ग्लो करने लग जाएगा वाइट लाइट में एंड देन ब्लू। तो ये कलर चेंज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, है ना। फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग का मतलब क्या हो गया कि आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो इसीलिए आपका पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहा है, वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसकी बात करती थी, वेव की, और बात करती थी कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट होगी, बट कॉन्टिन्यूसली एमिट होगी तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए था। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा कि ये सब्सटेंस जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा उतनी ही एनर्जी की या हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस एमिट करेगा, इस वजह से आपके कलर चेंज होते हैं। दूसरा क्या था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड का हमने जो बात की कि आपके वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, ना कि इंटेंसिटी पे। वो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। लेकिन उसके बाद मेन चीज क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv², क्या होगी वो, जब एक्स्ट्रा उसको एनर्जी दे दी जाए तब। तो हम क्या कर रहे हैं, H/μ माइनस H/μ0, मतलब हमने उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो आपका फॉर्मूला आ गया हाफ mv² इज इक्वल टू H/μ माइनस H/μ0। इस H/μ0 को हम क्या लिख सकते हैं, W, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ये देखिए H/μ यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये आपकी जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दो चीज़ इसमें और है, ग्राफ। इन केस अगर आपका ग्राफ मैं काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट कर रही हूँ किसके साथ, अभी हमने बात की ना काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तब आपका ग्राफ आता है इस तरह से। थोड़ा सा जीरो पे नहीं आएगा क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो रहती है ना, ठीक है। ये है आपका इसका ग्राफ, स्लोप हम कह सकते हैं h। और अगर यही सेम ग्राफ में प्लॉट करूं काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी जगह आपका इंटेंसिटी होगा, तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ को तोड़ मोड़ के दिया होता है और पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन हो गई, फर्दर मूव ऑन करते हैं। अब इसके हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। एंड यस दैट्स इट। इसमें हमने एक्सप्लेन कर लिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हेल्प से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। उसके बाद फर्दर हमने ये न्यूमेरिकल रिगार्डिंग इक्वेशन की, इक्वेशन के बाद हमने ग्राफ किए। अब इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, ऑब्वियसली मीटर में, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब कैलकुलेट क्या करना है, देखिए
फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी लैम्डा का यूज करते हुए, c बाय लैम्डा। यही था ना रिलेशन आपका, c इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। तो आप c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू गिवन है आपको 6000 इंटू 10⁻10 मीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा। यूनिट आपकी ऑब्वियसली क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स, और कैलकुलेट करके ये वैल्यू आएगी 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेम वैसे ही था जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है एनर्जी। एनर्जी किससे आएगी, एच म्यू, ये जो आपने अभी इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। तो एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की है, अभी जो आपने कैलकुलेट किया वही सेम आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये आप देख सकते हो सेकेंड इनवर्स, यूनिट कट जाएगी, फाइनल आंसर आपका जूल में आएगा। नेचुरली एनर्जी हमारी किस में होती है, जूल में, तो यानी हमारा आंसर यूनिट हमारी करेक्ट आ रही है। यूनिट करेक्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट्स यूनिट का ध्यान नहीं देते और फाइनल आंसर कई बार करेक्ट निकालते हैं बट यूनिट गलत लिखते हैं, तो वो भी आपका सही नहीं माना जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.31 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक। सो यहाँ हमने कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। अच्छा, एक जगह आपका हो सकता है न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ और यूज़ हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का दिया जाए तो जो वो एनर्जी शो कर रहा है दैट इज एक्चुअली ये वाली वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका जस्ट आपको वैल्यू याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत आता है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, देखिए यहाँ क्या करना है, 100 वाट बल्ब दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि वो लाइट एमिट कर रहा है, उसका लैम्डा की वैल्यू दी है, वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो पहले तो ये देखिए 100 वाट का मतलब क्या है, पावर दिया हुआ है ना, पावर बल्ब की कितनी हुई, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम, राइट। तो यानी कि 100 जूल पर सेकेंड, इतना ही है। उसके बाद अगली चीज क्या है, आपको लैम्डा दी हुई है, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड निकालना है। तो पहले तो एनर्जी निकालना पड़ेगा ना, E इक्वल टू एच म्यू, म्यू हमें दे नहीं रखा, हमें दे रखा है लैम्डा, तो हम क्या करेंगे c बाय लैम्डा ले लेंगे। h की वैल्यू पुट करते हैं 6.6 इंटू 10⁻34, यूनिट साथ आपको वैसे लिखनी चाहिए बट मैं ये कि ओवरऑल कैलकुलेट कर दे रही हूँ। लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, यहाँ तो देखो आएगा जूल सेकेंड, यहाँ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा आपको दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10⁻9। कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में क्योंकि ऊपर वाली हमारी वैल्यूज मीटर पर सेकेंड में है। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 4.96 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। अब नंबर ऑफ फोटोन्स आपको पर सेकेंड निकालने हैं, कितने हैं, तो क्या करोगे, जो आपको पावर दी हुई थी नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू जो पावर दी हुई थी नेचुरली उसको डिवाइड कर दोगे इस एनर्जी से, तभी तो आपका आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 4.96 इंटू 10⁻19, करेक्ट। फॉर्मूला भी अगर आप देखो तो क्या होता है, वो जूल पर सेकेंड है, ये जूल है, पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं वही तो निकालने हैं हमें। तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है 2.012 इंटू 10⁻20, ठीक है। और यस, सेकेंड इनवर्स यूनिट आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपका यहाँ कैलकुलेट करो अगर देखो तो पर सेकेंड निकाल रहे हो इसलिए, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और, यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स पे बात आई, अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है 1 मोल को लेके कैलकुलेट करो, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ जो आपने इक्वल टू एच म्यू किया ना, n यानी कि एवोगाड्रो नंबर, मोल के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, और उसका क्या दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² कितना था, अगर मैं लिखना चाहूँ h म्यू माइनस एच म्यू नॉट, इसको आप कैसे लिख सकते हो, h म्यू माइनस म्यू नॉट। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, h की वैल्यू 10⁻34, म्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू देखो कितना दिया है 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस म्यू नॉट दिया है 5 इंटू 10⁻14, क्लियर। तो हमारा
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने फिर से लिखी, मल्टीप्लाई में 0.2 आ जाएगा इंटू 10⁻14। अब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1.325 इंटू 10⁻20 और यूनिट क्या आ जाएगी, जूल, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, बहुत सिंपल है। जितने टॉपिक्स हमने किए उस पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने सब कवर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर रही थी ना स्पेक्ट्रा की, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे एंड फर्दर आगे बोहर मॉडल तक कैसे प्रोसीड करना है, उसके बीच कुछ टॉपिक्स हैं, देन बोहर मॉडल स्टार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोहर मॉडल स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप यहाँ तक का सारा रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए एंड वीडियोस देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।